हर्षद मेहता का दौर कैसा था, क्या यूफोरिक माहौल था वहाँ पे, लोग क्या सोचते थे इन्वेस्टमेंट के बारे में? तो हर्षद के समय में चूंकि शेयर के दाम कुछ सप्ताह में या कुछ महीनों में दुगना तिगुना चारगुना हो रहे थे। इक्विटी मार्केट कैसी चलती है, उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं? रैली जो है वो बेयर क्रिएट करते हैं, क्योंकि बेयर जो है वो बाजार में अपनी पोजीशन शॉर्ट कर देते हैं। बुल को तो थोड़ा ही सा बाजार ऊपर खींचने की जरूरत है ना। सिट्रस एडवाइजर का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, क्या प्रोडक्ट्स है? जैसे आपने कहा कि प्रमोटर का स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी होता है, और एक्चुअल में तो कितने स्ट्रांग प्रमोटर है? हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है जी। कि एक सेबी चेयरमैन मिस्टर दामोदरन हमारे को प्रमोटर हैं। संजय जी, आपको क्या लगता है कि एक इन्वेस्टर जो होता है, स्मॉल इन्वेस्टर है, मिड लेवल इन्वेस्टर है, HNI इन्वेस्टर है, एसेट एलोकेशन कितना ज़रूरी है? इतने सारे PMS हाउसेस हो गए, तो इसके बीच में एक इन्वेस्टर को कैसे देखना चाहिए कि जो PMS है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कि वो कितना शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट कर रहा है। जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस है, सिचुएशन है, एज अ Conversations beyond the surface. आप सभी का स्वागत है एसएन वेल्थ पॉडकास्ट सीरीज, जिसका नाम है डीप डाइव सीरीज़। और जैसे कि आप जानते हो, ये सीरीज़ में हम लोग इंडिया के जो बेहतरीन PMS मैनेजर है उनसे समझते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी, वो कैसे काम करते हैं, और एक रिटेल इन्वेस्टर PMS हाउस को कैसे देखता है, उनकी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी कैसी होती है, उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसे होता है, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। हम हमेशा ये टर्म सुनते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट, के उनके नज़रिए से हम लोग सुनेंगे आज कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर संजय सिन्हा, सिट्रस एडवाइज़र से। आज हम उनसे समझेंगे कि वो अपना फ़ंड कैसे चलाते हैं, और एक रिटेल इन्वेस्टर उनके सिट्रस एडवाइज़र की तरफ कैसे देखना चाहिए, और क्या चीज़ें ऐसी अलग होती है सिट्रस एडवाइज़र में। आज हम उनसे समझेंगे। आपका स्वागत है संजय जी। थैंक यू संतोष जी, हाँ, अपने कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि आप हमें बताइए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड। तो मैंने अपनी इनिशियल जो स्टडीज़ है वो हमने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिल हुआ, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम लिखी, जिसकी मैं अपने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी कर गया था। लेकिन फिर हमने चुना UTI, जो उस समय एक सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड है, उनके साथ काम करने का। मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खासियत ये है कि उसे एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो UTI में काम करते करते मुझे लगा कि मुझे एक एडिशनल क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत है, और इसलिए हमने बाद में जाकर IIM कैलकाटा से पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। मैं करीब 16 साल UTI के साथ काम किया, एज अ फंड मैनेजर रहा मैं वहाँ पे। और 2005 में मैंने SBI म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया, इनिशियली एज हेड ऑफ इक्विटी, और बाद में मेरा प्रमोशन हो गया एज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। 2008 में मैं DBS चोला म्यूचुअल फंड का CEO बना, और उसके कुछ ही समय के बाद L&T म्यूचुअल फंड का CEO बना। और इन सब के साथ हमारी आप कह सकते हैं कि नौकरी वाली जो फेज़ थी मेरी करियर की, उसका समापन हुआ, और हमने 2012 में सिट्रस एडवाइज़र की नींव धरी, जिसका रूप आपके सामने है आज एज अ PMS मैनेजर। ओके, संजय जी, आगे बढ़ते हुए आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी के CEO हुआ करते थे जी, और आज आप एक अपना खुद का कंपनी चलाते हैं। तो ये दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड के CEO हैं, तो आपकी सारी लॉयल्टी, आपकी सारी ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड पर केंद्रित रहती है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप पूरे इंडस्ट्री को एक निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ऑब्जेक्टिव हो सकती है। वो एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है इन द सेंस कि साइज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बहुत बड़ी होती है। वो बड़े पैमाने पे काम करते हैं। एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हम छोटे लेवल से शुरू करते हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर होता है जब आपकी छोटी सी संस्था समय के साथ साथ वो बड़ी होती है, लेकिन
उस स्केल को पाना जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड की स्केल है, उसमें सा समय लगता है। और जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन की लेवल कितनी ज़्यादा होगी, बिल्कुल। कि किसी को मैंने बिल्कुल फ्रॉम दी जर्मिनेशन टू दी मैच्योरिटी स्टेज पहुंचाया है। ओके। अभी हम लोग बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी जो है सिट्रस एडवाइज़र की, बट उसके पहले मेरे एक सवाल मुझे ऐसे लगता है कि आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आपने हर्षद मेहता का भी दौर देखा हुआ है। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि हर्षद मेहता का दौर कैसा था, क्या यूफोरिक माहौल था वहाँ पे, और कैसे लोगों का थॉट प्रोसेस हुआ करता था, लोग क्या सोचते थे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा ये करें। तो देखिए, वो जो दौर था ना, वो हमारे ख्याल से भारतीय निवेशक के लिए इक्विटी मार्केट के लिए बड़े स्केल पर पहला एक्सपोजर था। इसके पहले इक्विटी मार्केट का इन्फ्लुएंस ज़्यादातर मुंबई ऐसे शहर या वेस्टर्न इंडिया पर ही केंद्रित था। हर्षद का जो लहर था वो पूरे देश में फैल गया था। और जैसा मैं मानता हूँ कि किसी भी रैली में जो एक बेसिक इमोशनल फाउंडेशन रहती है, वो रहती है ग्रीड की। तो ये फाउंडेशन उस रैली में भी थी, और उसके पहले अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे या उसके बाद भी देखेंगे तो ग्रीड हमेशा एक फाउंडेशन रहा है किसी भी रैली की। तो हर्षद के समय में चूंकि शेयर के दाम कुछ सप्ताह में या कुछ महीनों में दुगना तिगुना चारगुना हो रहे थे, तो लोगों को लगता था कि शायद ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पेड़ पर पैसा फल रहा है और हमको खाली लपक के उसको तोड़ लेना है। तो उस माहौल में अगर कोई शेयर के साथ हर्षद मेहता का नाम जुड़ जाता था तो लोग उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़ते थे। और इसका रिफ्लेक्शन हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी दिखा। मतलब आज अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखें तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी हद तक एक पुल प्रोडक्ट हो गया है, इन द सेंस कि निवेशक सामने से म्यूचुअल फंड मांगता है। कुछ साल पहले, ज़्यादा भी नहीं, 4-5 साल पहले ये एक पुश प्रोडक्ट होता था, इन द सेंस कि एडवाइजर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, निवेशक को पुश करना पड़ता था कि वो म्यूचुअल फंड लें। लेकिन 1992 जब ये हर्षद का फेज था, उसमें एक ऐसी म्यूचुअल फंड आई जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था। अच्छा। हाँ, यूटीआई की एक फंड थी मास्टर गेन 92, जिसमें कि अगर मुझे ठीक से नंबर याद है तो 65 लाख एप्लीकेशंस आए थे। उसने ब्रिटिश गैस की जो रिकॉर्ड थी उस समय की सबसे बड़ी आईपीओ की, उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। अच्छा। तो वो भी एक ज़माना था म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री का, जिसके बाद बाजार की गिरावट और बाकी कारणों से कुछ समय तक ठहराव आया और हम दोबारा अब म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो आपने जो ग्रीड का भी, जैसे आपने कहा कि मार्केट ग्रीड, फियर और होप्स पे चलती है, तो आपने वो जो ग्रीड का भी फेज देखा जब हर्षद मेहता का ये सब हुआ और मार्केट अपने पिक पे था, और जब ये स्कैम जब डिस्क्लोज हुआ पब्लिक डोमेन में और जब इंक्वायरी वगैरह हुई, तो मुझे ऐसा लगता है वो टाइम पे काफ़ी लोगों के नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी हो गए इक्विटी की तरफ। तो वो फेज़ के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को। तो देखिए, जैसा कि मैं आपसे पहले शेयर कर रहा था कि 3 इमोशन हैं जो लोगों का इक्विटी में पार्टिसिपेशन को कैरेक्टराइज करते हैं। ये 3 इमोशन हैं ग्रीड, होप और फियर। तो जब बाजार में रैली की शुरुआत होती है तो वो होप के साथ होती है कि शायद हमारे इस दौर में पैसे बन जाएंगे। और जब थोड़े से पैसे बन जाते हैं तो वो कहते हैं हिंदी में कहावत ना कि शेर के मुंह में अगर खून लग जाता है तो फिर वो आदमी ही खाता है। तो वो फेज कन्वर्ट जो है होप से कन्वर्ट हो जाता है ग्रीड में, जब लोगों को लगता है कि अब तो और भी ज़्यादा पैसे बनेंगे। और एक फेज तब आता है जब बाजार पीक आउट कर जाता है और कोलैप्स करता है, और जब बाजार की गिरावट आती है तो ये ग्रीड जो है ना बहुत जल्दी फियर में ट्रांसलेट हो जाती है, जब लोगों को लगता है कि अब इस बाजार में घुसने से और भी पैसे नुकसान होंगे। तो 1992 की जो रैली थी, जैसा कि आपने कहा, उसमें भी एक स्कैंडल हुआ और वो कोलैप्स हो गया। बहुत समय तक लोग बाजार से दूर हो गए क्योंकि उनको या तो डिसइंटरेस्ट हो गया या उनको बाजार में कुछ होप नहीं दिखा, और कुछ इनिशियल फेज में तो फियर का भी सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा था। तो ये संतोष जी, अगर आप देखेंगे ना तो ये सीक्वेंस में हर रैली में ये 3 इमोशन प्ले करते हैं। शुरुआत होता है होप से, फिर ग्रीड ओवर पावर कर लेती है, और उसके बाद फियर जो है वो सब्सिक्वेंट पार्टिसिपेशन को बाजार में रोकती है। अगर आप आज का भी माहौल देखें
तो देखिए सितंबर 2024 में इस बाजार का पीक हुआ था। वहाँ से लेकर अभी 18 महीने का समय गुजर गया। इस 18 महीने में बाजार रेंज बाउंड ही रहा, ना तो नीचे गया बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा रिकवरी हुई। तो ये जो फेज़ है ना, इस फेज़ में अगर आप देखें लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड के नंबर्स देखें तो ये पूरे फेज़ में म्यूचुअल फंड के नंबर्स कभी डगमगाए नहीं। जिस महीने में इंडेक्स नीचे गया है उस महीने में लमसम पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, लेकिन एसआईपी का नंबर जो है वो हमेशा स्टेडी रहा। तो ये एक अनयूजुअल फिनोमेना है इस फेज़ का। लेकिन अभी जब ईरान के साथ युद्ध छिड़ी है तो थोड़ा सेंटिमेंट फियर की तरफ झुक रहा है। इसलिए अगर आप 6 महीना या साल भर लोगों से बात करते तो 10 में से 9 लोगों को उम्मीद थी कि बाजार ऊपर जाएगा। आज के समय में 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है बाजार यहाँ से और नीचे जाएगा। तो अब समय बताएगा कि बाजार यहाँ से ऊपर जाता है कि नहीं। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में समय होगा तो मैं आपको हिस्ट्री के 3 एग्जाम्पल दे सकूंगा जहाँ पर फियर का माहौल काफ़ी बड़ा रहा है, एंड दैट हैज़ बीन द फाउंडेशन फॉर। बिल्कुल संजय जी, हम सुनना चाहेंगे क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे हम लोग कोई टेक्निकल जार्गन्स नहीं मतलब नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग इस सरल शुद्ध हिंदी में लोगों को समझाना चाहेंगे कि इक्विटी मार्केट कैसी चलती है, उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें आपके बिहेवियर कैसे चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट ये हम उसमें ज़्यादा डीप डाइव करना चाहेंगे। ठीक है, तो संतोष जी पहला एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये 1998 में भारत ने पोखरन में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, जिसके कारण इंडिया पूरे वर्ल्ड में ब्लैकलिस्ट हो गया जी। हाँ, और कई सारे इंडियन कंपनीज पर पाबंदी लग गई ग्लोबल मार्केट्स के द्वारा, जैसे जिसको आज हम लोग सैंक्शन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही था। हाँ, और उस समय तो एफआईआई का पार्टिसिपेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं था, करीब 7-7.5% मार्केट शेयर एफआईआईज का था। लेकिन उनमें से भी बिकवाली शुरू हो गई थी इस ब्लास्ट के बाद। इसी के कुछ समय बाद हमारी कारगिल में युद्ध छिड़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कितना नेगेटिव होगा। हाँ, इंडिया ब्लैकलिस्ट हो गया था, फॉरेनर्स बेच रहे थे और हम कारगिल के युद्ध में शामिल हो गए। इस बैकग्राउंड में संतोष जी एक रैली ने जन्म लिया जिसने साल भर के अंदर इंडेक्स को करीब करीब दुगना लेवल तक पहुंचा दिया। दूसरा इंस्टेंस अगर आप देखेंगे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, जहां पर कि सारे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एक तरह से पैरालाइज्ड हो गए। भारत में भी इस तरह की सिचुएशन हुई, सो मच सो कि इंडिया में कुछ लिक्विड फंड्स ने ओवरनाइट पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया था। हाँ, इस माहौल में जब सब कुछ मायूस था, मार्च 2009 में एक रैली की शुरुआत हुई। नवंबर 2010 तक हम 150% के ऊपर चले गए थे फ्रॉम दैट लेवल। तो वो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में एक दूसरी रैली ने जन्म लिया। तीसरा इंस्टेंस आप ले लीजिए कोविड, पूरा विश्व खत्म होने वाला था, उस बैकग्राउंड में एक रैली ने जन्म लिया जिसने कि साल भर के अंदर बाजार को कहां से कहां पहुंचा दिया, और उस रैली का अभी तक असर हमें दिख रहा है। तो मैंने आपको ये 3 इंस्टेंस इसलिए बताया कि अगर आप अभी देखें तो जो सिचुएशन सितंबर 24 से शुरू हुई, तो आप देखिए कितने सारे नेगेटिव्स हो गए। फॉरेनर्स की सेलिंग, हमारे रुपये की डिप्रिसिएशन, ट्रम्प के द्वारा 25% की टैरिफ उसको बढ़ा के 50% की टैरिफ, और जो लास्ट चीज हो सकता था वो अब हो गया कि क्रूड के दाम $120 तक चले गए। तो इन सब माहौल में तो पॉजिटिव आपको दिखेगा ही नहीं। 10 में से 9 लोग आपको नेगेटिव बात करेंगे। बट मेरा मानना है कि शायद ये एक फाउंडेशन है जहां पर एक रैली जन्म ले सकती है, और जो कि एक काफ़ी एंड्योरिंग रैली अगले 2-3 साल की हो सकती है। क्योंकि देखिए कुछ महीने पहले ये भी एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन था कि इंडिया में अब इन्फ्लेशन की दर नीचे आ रही है, तो क्या इक्विटी के रिटर्न अच्छे होंगे, क्योंकि नॉमिनल तौर पे इन लो इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट कंपनी की अर्निंग्स शायद उतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर अब ये एनवायरनमेंट बदल गया है, अभी तो इन्फ्लेशन की चर्चा हो रही है, तो नॉमिनल तौर पे हो सकता है कंपनी की अर्निंग्स, हाँ मतलब जिनको हम अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस कहते हैं, तो हो सकता है निफ्टी की ईपीएस बढ़ सकते हैं।
तो अगर निफ्टी की ईपीएस बढ़ेगी और आप प्राइस अर्निंग रेशियो को ना बढ़ाएं तो भी निफ्टी का नॉमिनल लेवल ऊपर जा सकता है। तो ये एक फाउंडेशन होगा। दूसरा, मेरा अपना मानना है कि रैली जो है ना वो बुल्स नहीं क्रिएट करते, रैली जो है वो बेयर क्रिएट करते हैं, क्योंकि बेयर जो है वो बाजार में अपनी पोजीशन शॉर्ट कर देते हैं। बुल को तो थोड़ा ही सा बाजार ऊपर खींचने की जरूरत है ना, बाकी तो काम बेयर कर देते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन कवर करने को आते हैं। जब वो पोजीशन कवर करने को आते हैं तो वो प्राइस नहीं देखते, वो तो खाली अपनी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आते हैं। तो चूंकि माहौल नेगेटिव है, इसलिए मैं समझता हूं कि साइकोलॉजिकली ये बाजार की रैली की शुरुआत हो सकती है। और जैसे हमेशा कहा जाता है कि अच्छी न्यूज़ और अच्छा टाइम साथ में नहीं आएगा आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमेशा उसका विरुद्ध होगा। बिल्कुल। आप इससे कितना ये रखते हैं? देखिए, बाजार में एक पुरानी कहावत है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। इन द सेंस, बाजार आज की स्थिति को अपने लेवल पे डिस्काउंट नहीं करता है, बाजार फ्यूचर के लेवल को अपने लेवल में डिस्काउंट करता है। और जब उस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं तब वो न्यूज़ आता है, तब तक तो बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। जो स्मार्ट मनी है वो तो उस लेवल पे बाहर निकलने की सोचता है, तो स्मार्ट मनी उस समय प्रॉफिट बुक करता है और जो वीकर हैंड्स है वो उनके हाथ में स्टॉक रह जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए संजय जी, हम लोग सिट्रस एडवाइज़र की तरफ बढ़ते हैं और हम जानना चाहेंगे कि सिट्रस एडवाइज़र का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, क्या प्रोडक्ट्स है, और उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से शुरू करूं तो हमारा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उनको हम प्रोएक्टिवली, यानी कि समय के पहले समझ सकें और डायनामिकली उसको अपने सेक्टर और स्टॉक सिलेक्शन में उतार लें। ये हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। तो इसमें अगर आप देखें तो दोनों चीज़ शामिल है, एक कि हमारा टॉप डाउन अप्रोच मैक्रो इकोनॉमिक का और एक बॉटम अप अप्रोच हमारे स्टॉक सिलेक्शन का। ये हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। इस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को हमने 3 प्रोडक्ट में ढाला है। हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिट्रस सेक्टर लीडर, उसमें हम सेक्टर्स का चुनाव करते हैं ऑन अ टॉप डाउन बेसिस, लेकिन विद इन द सेक्टर्स हम स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं ऑन अ बॉटम अप बेसिस। लेकिन हमने इस स्ट्रैटेजी में कुछ कंस्ट्रेंट्स रखे हैं। कंस्ट्रेंट नंबर 1 कि हम किसी भी सिचुएशन में 60% से नीचे लार्ज कैप स्टॉक्स में नहीं जाएंगे, और दूसरी, हम 35 स्टॉक से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे। तो ये जो दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमारे स्ट्रैटेजी को एक फोकस दे देता है। तो जब भी हम कोई भी सेक्टर का चुनाव करते हैं तो मेरा पहला चॉइस रहेगा कि मैं लार्ज कैप स्टॉक उस सेक्टर में लूँ। लेकिन अगर उस सेक्टर में मुझे कोई मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक ऐसा दिख रहा है जो कि मुझे मोर देन कॉम्पनसेट करेगा फॉर द रिस्क जो कि मिड और स्मॉल कैप के साथ एसोसिएटेड है, तो फिर मैं मिड कैप या स्मॉल कैप लेना उस सेक्टर में पसंद करूंगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पोर्टफोलियो लेवल पे मैं 60% से नीचे नहीं जाऊं। अच्छा, तो ये जो हमारी फोकस है उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको हमारे फंड के परफॉर्मेंस में भी दिखेगा। जो दूसरा स्ट्रैटेजी है वो इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। उस स्ट्रैटेजी का नाम है मिड कैप मार्वेल। इस स्ट्रैटेजी में हम मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक लेते हैं लेकिन माइक्रो कैप नहीं लेते। तो इसमें हम 1000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप का स्टॉक नहीं लेते, और जो जो अपर सीलिंग है वो वही सीलिंग है जो एम्फी या सेबी समय समय पे निर्धारित करती है एज दी फ्लोर फॉर मिड कैप्स। तो हमने जब शुरू किया था इस फंड को मैनेज करना तो ये सीलिंग करीब 23,000 करोड़ की थी। बाजार जैसे जैसे ऊपर गया ये सीलिंग बढ़ती गई, 23,000 करोड़ से 45,000 करोड़ हुई और आज ये करीब करीब 80,000 करोड़ की सीलिंग है। यानी कि 1000 करोड़ से लेके 80,000 करोड़ का मार्केट कैप रेंज है हमारे स्टॉक्स की पिकिंग का। और दूसरा, इसमें हमने 2 और कंस्टेंट रखे हैं। इसमें हम 25 स्टॉक से ज़्यादा नहीं रखेंगे और 15 स्टॉक से कम नहीं रखेंगे। तो ना ही टू डाइवर्सिफाइड ना ही टू कॉन्सेंट्रेटेड। तो देखिए, किसी भी पीएमएस की रिलेशनशिप के लिए सेबी ने एक लिमिट रखी है कि 50 लाख से नीचे की रिलेशनशिप पीएमएस में नहीं हो सकती। लेकिन जो मैंने सेक्टर लीडर में एलोकेशन 60 लार्ज कैप और 40 मिड एंड स्मॉल रखा है वो मेरे ख्याल से सबसे अप्रोप्रिएट है,
लेकिन सामने कोई और क्लाइंट या कोई इन्वेस्टर होगा जो कि ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, वो ज़्यादा मिड एंड स्मॉल कैप लेना चाहता है, तो वो मिक्स एंड मैच कर सकता है इन दोनों को। इन द सेंस कि अगर वो मान लीजिए 50% तक मिड एंड स्मॉल कैप चाहता है, तो शायद वो 60% रखे सेक्टर लीडर में और 40% रखे मिड कैप मार्वल में, तो उसका 50-50 करीब करीब लार्ज कैप और मिड एंड स्मॉल कैप में हो जाता है। तो ये है 2 इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। हमारी एक तीसरी स्ट्रैटेजी भी है। हमने देखा कि कोविड के समय टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो हैं वो करीब 4 करोड़ थे। आज टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट करीब 22 से 23 करोड़ हो गए हैं। यानी कि हर घर में एक इक्विटी ओनरशिप की लालसा पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आम इक्विटी इन्वेस्टर कई बार अच्छे से इक्विटी का चुनाव नहीं कर पाता। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन नंबर 1 था। दूसरा, हमने देखा कि भले ही पिछले 18 महीने या 2 साल में मार्केट ने कहीं कोई रिटर्न नहीं दिया हो, लेकिन म्यूचुअल फंड के फ्लोज जो हैं वो बिल्कुल स्टेडी रहे। तो और एसआईपी के फ्लोज जो हैं वो तो बिल्कुल ही स्टेडी रही। तो कहने का मतलब ये है कि अब म्यूचुअल फंड एक एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट हो गया है फॉर एवरी हाउस होल्ड। तीसरा, 50 लाख की जो लिमिट है पीएमएस की, अब वो हर मिडिल क्लास हाउस होल्ड की अफोर्डेबल सेविंग्स लिमिट के अंदर है। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन को हमने ढाला एक प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर करने के लिए। तो इस तीसरे प्रोडक्ट का नाम है वेल्थ फ्यूजन। इस प्रोडक्ट में हम इन्वेस्टर को एक सिंगल स्ट्रैटेजी के अंदर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड डायरेक्ट इक्विटी का सम्मिश्रण देते हैं और उन्हें 2 ऑप्शन देते हैं। या तो वो 80% म्यूचुअल फंड एंड 20% इक्विटी का ऑप्शन ले, या 50% म्यूचुअल फंड एंड 50% इक्विटी का ऑप्शन ले। तो अगर आप देखेंगे तो इन तीनों प्रोडक्ट के द्वारा इक्विटी में जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है उसको हम पूरी तरह से केटर कर पा रहे हैं। ओके संजय जी, ये जो आपका फ्यूजन प्रोडक्ट है जी, तो इसमें आप जो डायरेक्ट इक्विटी होता है ये पीएमएस थ्रू होता है, मतलब पीएमएस किसी को पीएमएस प्लस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होगा, या फिर ये एडवाइजरी प्रोडक्ट है? थोड़ा अगर उसके बारे में टेक्निकल अगर आप बता पाओगे उसके बारे में। जी, तो ये जो वेल्थ फ्यूजन है ये पीएमएस प्रोडक्ट है। ओके, तो इसमें जो इक्विटी का चुनाव जो होगा वो पीएमएस के अंदर ही होगा। और जैसा कि पीएमएस में फंड मैनेजर का डिस्क्रिशनरी चॉइस है, उस के अंतर्गत ही होता है। तो मैं उसमें एक चीज ऐड कर दूं, तो इसमें जो म्यूचुअल फंड का पोर्शन है उसको हम कोर एंड सैटेलाइट के बेसिस पर मैनेज करते हैं। यानी कि अबाउट 60-70% ऑफ द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो विल बी मेड अप ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल, गोल्ड एंड सिल्वर। यानी कि ये कोर होल्डिंग हो जाएगी म्यूचुअल फंड की। और जो बैलेंस 30-40% है वो सैटेलाइट पोर्शन होगा, जिसमें कि हम सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड्स, ईटीएफ्स, फैक्टर बेस्ड ईटीएफ, इनका सम्मिश्रण करेंगे ताकि हम जो बेंचमार्क है उससे कुछ एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट कर पाए बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुपीरियर सैटेलाइट ऑप्शंस। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन। और ये सारे म्यूचुअल फंड जो है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होंगे। ईटीएफ्स भी तो डायरेक्टली मार्केट से लिए जाएंगे। जो इक्विटी का पोर्शन है वो एक मल्टी कैप इक्विटी की तरह मैनेज किया जाएगा, जिसमें कि करीब करीब 20 स्टॉक होंगे, जिनमें 12 स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप होंगे और जो 8 स्टॉक हैं वो मिड एंड स्मॉल कैप होंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन वेल्थ फ्यूजन होगा। ओके, तो इसका भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख होगा? जी हाँ, इसका भी मिनिमम 50 लाख होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं जिनको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चाहिए होता है और थोड़ा बहुत मतलब वो करते भी है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, और कुछ वो अपना खुद का एक डायरेक्ट इक्विटी में भी पैसा लगाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिट्रस एडवाइज़र का ये प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक है इंडस्ट्री में, जहाँ पे डायरेक्ट इक्विटी और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है और इतने सीजन फंड मैनेजर ये सारी चीज़ों को ट्रैक करते हैं, देखते हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट में एज ए प्रोफेशनल काम करते हो, 10-12 घंटा काम करते हो, 3-4 घंटा ट्रैवल करते हो और आने के बाद शायद आपको सैटरडे संडे ही फैमिली को टाइम देना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कितना टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए या रिसर्च के लिए दे सकते हो एज ए इंडिविजुअल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फ्यूजन प्रोडक्ट के तरफ थोड़ा सा देखना चाहिए। इसकी एक और विशेषता अभी मैं पॉइंट आउट कर दूं संतोष जी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सैटेलाइट पोर्शन जो है उसमें समय समय के साथ आपको चेंजेस करने की जरूरत है। साथ ही साथ
कोर में जो फंड्स लिए गए हैं, जब उनका चुनाव होता है उस समय तो अच्छी तरह से ड्यू डिलीजेंस कर लिए जाते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं। तो इस समय जो आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, तो कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि इससे कतरा जाते हैं क्योंकि उनके इमोशन जुड़े रहते हैं या उनके पास समय नहीं रहता है। बट चूंकि एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हम ये रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो हम डिस्पैशनेट हैं, हम प्रोसेस ड्रिवन हैं, तो किसी भी क्लाइंट को ऑपरेशनल डिफिकल्टी भी नहीं होती है और कोई इमोशनल बायस से भी झेलना नहीं पड़ता है जब वो वेल्थ फ्यूजन में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, और इसका रीबैलेंसिंग प्रोसेस कैसे होता है संजय जी? तो रिव्यू तो हर महीने होता है, लेकिन रीबैलेंसिंग जो है वो हर क्वार्टर पे होता है। ओके, हाँ, लेकिन दैट इज फॉर द म्यूचुअल फंड पोर्शन। जो इक्विटी का पोर्शन है वो तो जिस तरह से इक्विटी में कभी कुछ इवेंट्स हुए या क्वार्टरली नंबर्स आए तो उनके बेसिस पर जब भी जरूरत पड़ती है तो हम जैसे हम लोग नॉर्मल पीएमएस में करते हैं वैसे। जी हाँ, जैसे सब नॉर्मल पीएमएस मैनेज करते हैं। आगे बढ़ते हुए संजय जी, जैसे भी हमने देखा है कि काफ़ी सारे पीएमएस हाउसेस नए ओपन हो रहे, काफ़ी सारे ऑलरेडी है, बहुत सारे एएमसीज अपने पीएमएस हाउसेस को पहले वो सीरियस नहीं देखते थे अपने पीएमएस बिजनेस को, बट मुझे ऐसा लगता है कोविड के बाद में एएमसीज ने भी अपने पीएमएस बिजनेस को काफ़ी सीरियसली लिया हुआ है, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमारे पास पूरा बैंडविड्थ है तो हम लोग भी पीएमएस क्यों नहीं करें। और जो पीएमएस के एयूएम जो बन रहे, तो मुझे ऐसा लगता है अभी एएमसीज भी हम लोग देख ही रहे कि फुल फ्लेज उन लोग आ रहे हैं। तो अभी इतने सारे मैं ये कहूँगा कि इतने सारे पीएमएस हाउसेस हो गए, तो इसके बीच में एक इन्वेस्टर को कैसे देखना चाहिए? क्योंकि मोस्टली हमने ये देखा है कि इन्वेस्टर जो होता है रिटर्न देख लेता है, फैक्ट चेक देख के कि इन्होंने अच्छा रिटर्न बनाया उसमें चले जाओ। बट कभी कभी ये होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2-3 साल ऐसे हो जाता है कि थोड़ा साइडवेज जोन आ जाता है। वो जो पीएमएस हाउस का एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो होता है वो शायद वो चल जाता है, वहाँ पे रिटर्न दिख जाते हैं, बट शायद कोई इन्वेस्टर जब वहाँ पे पैसा लगाता है शायद उसके बाद 2-3 साल वहाँ पे रिटर्न न दिखे, फिर वापस वो ये करता है कि यार यहाँ पे पैसा नहीं बन रहा है, कहीं और पे चले जाओ। जैसे हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में देखा है, और सेबी का डेटा भी ये कहता है कि एवरेज होल्डिंग पीरियड जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, अगर मैं अपने आप को किसी निवेशक के शूज पे डालूं और उस नज़रिए से अगर पीएमएस को देखूं, तो मेरे ख्याल से 3 मापदंड होने चाहिए पीएमएस की सिलेक्शन के लिए। पहला मापदंड होना चाहिए क्रेडिबिलिटी, क्योंकि देखिए क्रेडिबिलिटी अपने आप में बहुत कुछ शामिल करता है, इन द सेंस कि आप जिस पीएमएस में निवेश कर रहे हैं उसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी जो उसमें लोग शामिल हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस ऑब्जेक्टिव से पीएमएस उन्होंने चालू किया है, ये सब कुछ शामिल हो जाता है क्रेडिबिलिटी में। तो इसलिए प्रोमोटर्स कौन हैं आपके पीएमएस के, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपको देखना चाहिए। क्योंकि कई बार जैसे कि पीएमएस के ग्रोथ का भी कई फेज़ रहा, जो इनिशियल फेज़ था उसमें बहुत सारे ब्रोकिंग एंटिटीज़ ने अपने पीएमएस लॉन्च किए थे, तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो पीएमएस के द्वारा बहुत चर्न जनरेट करें जिससे कि उनकी ब्रोकिंग इनकम बढ़ जाए, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिर्फ ब्रोकिंग इनकम जनरेट की, लोग परफॉर्मेंस नहीं जनरेट कर पाए, तो इसके कारण पीएमएस का नाम थोड़ा सा खराब भी हुआ। ऑफ लेट अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी ट्रेंड आ गई है कि जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनमें से कई लोग अपना म्यूचुअल फंड का करियर छोड़कर इंडिपेंडेंटली पीएमएस चलाने की पहल ले रहे हैं। सो मेरे ख्याल से एक हेल्दी ट्रेंड है। तो पहला जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो पीएमएस है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए कैपेबिलिटी। अगर देखें तो किसी भी पीएमएस का सोल उसकी इन्वेस्टमेंट टीम है जी। हाँ, तो उस इन्वेस्टमेंट टीम की कैपेबिलिटी क्या है, हाँ, वो क्या एक्सपीरियंस उनके पास है, वो किस तरह की स्पेशलाइजेशन ला रहे हैं, क्या वो लार्ज कैप स्पेशलिस्ट हैं, मिड कैप स्पेशलिस्ट हैं, कि क्या वो मोमेंटम प्लेयर्स हैं, किस तरह का कैपेबिलिटी वो ला रहे हैं, और क्यूमुलेटिवली सिर्फ एक फंड मैनेजर ला रहा है या उसके साथ कोई टीम भी है जो शामिल है। सो वो दूसरा मापदंड होना चाहिए कि कैपेबिलिटी कितनी है। सो जो तीसरा फैक्टर जो किसी भी प्रोस्पेक्टिव पीएमएस इन्वेस्टर को देखना चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। देखिए, अधिकांश आज के जो पीएमएस मैनेजर्स हैं वो सब पोस्ट कोविड एरा में आए हैं, जिन्होंने सिर्फ राइजिंग मार्केट देखा है। देखिए, मार्केट बाय नेचर सिक्लिकल होते हैं, उतार चढ़ाव मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है।
तो अगर कोई ऐसा मैनेजर है जिसने मार्केट के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है, बिकॉज पीएमएस का एक कोर ऑब्जेक्टिव है ना सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना, बट आपके वेल्थ को प्रिजर्व भी कर देना। तो वो मेरे ख्याल से ये 3 फैक्टर्स जो हैं, ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए व्हेन दे सेलेक्टिंग। एक क्रेडिबिलिटी, दूसरा कैपेबिलिटी और तीसरा कंसिस्टेंसी। ओके। और जो हम ये भी देख रहे हैं कि इतने सारे पीएमएस हाउसेस आ रहे हैं, नए म्यूचुअल फंड लाइसेंस भी मिल रहे हैं, तो उससे एक अवेयरनेस भी क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल, बिकॉज नो डाउट जब ज़्यादा पार्टिसिपेंट किसी भी इंडस्ट्री में आते हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट में जब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो वो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं, और उससे नो डाउट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जिसको भी आप पर्सपेक्टिव में देखें, लोगों का फ़ायदा होता है। अच्छा संजय जी, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करते हैं, तो जब हम लोग एज अ फंड मैनेजर, जब आप ये देखते हो, और हम हमेशा देखते हैं कि फंड मैनेजर्स को बोलते हुए कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को ज़्यादा उन लोग तवज्जो देते हैं, तो ये क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, आप अपने म्यूचुअल फंड में भी ये पैसा मैनेज किया है, तभी भी आपने कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट देखी होगी और फिर उसमें आपने पैसे लगाया होगा और आपको उसका रिजल्ट भी दिखा होगा आपके फंड में, और सेम विथ योर पीएमएस फंड्स। तो आप क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसे देखते हो? तो संतोष जी, ये जो असेसमेंट है, ये समय के साथ बदलता भी गया। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1989 में। उस समय में अगर आपको कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती थी, तो उसका एक ही जरिया था, एनुअल रिपोर्ट। अच्छा। और वो एनुअल रिपोर्ट आपको तब मिलता जब आप शेयर होल्डर, हाँ, अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो आपको एनुअल रिपोर्ट भी आसानी से मिलता नहीं था। अच्छा। तो उस समय कंपनी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 100 शेयर कंपनी के लेने पड़ते थे, बिकॉज वही था लिमिट। वो प्रिंटेड फॉर्मेट में आता था। हाँ, प्रिंटेड फॉर्मेट। समय के साथ साथ ये मापदंड जो है बदल गया। पहले तो डीमैट हो गया, तो एक शेयर होने पर भी आपको एनुअल रिपोर्ट मिलने लगे, और अब तो सिचुएशन ये है कि आपको तो शेयर नहीं भी है तो एनुअल रिपोर्ट आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाता है। तो पहले क्या था कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ जजिंग द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अभी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है। तो फिर आपके पास और आपके किसी पीयर के पास अगर उतना ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैनेजमेंट क्वालिटी जो है वो अब ज़्यादा क्वालिटेटिव असेसमेंट हो गया है, ना कि पहले की तरह क्वांटिटेटिव असेसमेंट बेस्ड ऑन एनुअल रिपोर्ट, क्वालिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ है। नाउ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के कई मापदंड हो सकते हैं। एक मापदंड तो ये है कि वो कितना शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वो एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। तो वो शेयर होल्डर की वैल्यू हम मार्केट कैप के ग्रोथ पर मेजर करते हैं, या कंपनी की अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो क्या वो अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से ज़्यादा इंप्रूव करते जा रहा है। सो वो एक मापदंड है जो कि क्वांटिटेटिव है। दूसरा जो मापदंड है, जो कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि क्या कंपनी आपको अपनी कंपनी के बारे में किसी और ज़्यादा अच्छी तरह से बता रहा है। डिस्क्लोजर की क्वालिटी क्या है, क्योंकि आज आप जितना ऑनेस्टली अपने बारे में लोगों को बताएंगे, उतना ही आप पर विश्वास लोगों का बढ़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ डिस्क्लोजर जो है वो एक बहुत बड़ा मापदंड है। और तीसरा जो कि समय के साथ बदला नहीं है, जो अभी भी बरकरार है, कि अगर आप किसी मैनेजमेंट से मिलते हैं, या आप एनालिस्ट कॉल पे मिलें, या फिर जब उनकी एजीएम होती है तब मिलें, तो बहुत कुछ मैनेजमेंट से इंटरैक्शन की क्वालिटी पर आप असेस कर पाएंगे कि वो मैनेजमेंट किस भावना के साथ अपने शेयर होल्डर के साथ रिलेट करता है। क्या वो शेयर होल्डर को इज्जत देता है, क्या वो अपने शेयर होल्डर को अपना भागीदार समझता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो कि आपको मैनेजमेंट की क्वालिटी पर एक मापदंड क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो ये सब हुए मिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। एक और बात है जो कि थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि महीन सी बात है, वो है एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि देखिए आप भी जानते होंगे, ऐसे भी कंपनीज हैं रही हैं भारत में जिनकी मार्केट कैप
कहीं स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे थी और उन्होंने अचानक एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि ओवरनाइट कंपनी की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे सत्यम करके एक कंपनी सॉफ्टवेयर में हुआ करती थी, एक ज़माने में वो टॉप 3-4 कंपनीज में गिनी जाती थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गलत भी जाएं, हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस आपको काफ़ी हद तक ये सिखाता है कि सामने वाला क्या स्लिक मार्केटिंग की टॉक कर रहा है या वो जेन्युइनली आपको कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसका तो कोई मतलब इसको अगर आप शब्दों में डिफाइन करने के लिए कहें तो वो मुश्किल है, ये एक्सपीरियंस से आता है। संजय जी, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है ये सोचते हुए कि कभी हम देखते हैं कि फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके पास पूरा एक टीम होता है, एक मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, सारे चैनल्स चेक करते हैं। उसके बावजूद कभी कभी ये हो जाता है, जिसे भी अपने सत्यम का एग्जाम्पल दिया, उसके बावजूद ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स निकल के आते हैं। तो एक जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये कहता है कि मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, खुद स्टॉक्स ले लेता हूँ, खुद रिसर्च करता हूँ, तो एक्चुअली लक होता है या कि एक्चुअल में उसमें कोई रिसर्च वाला भी फैक्टर होता है? क्योंकि जब एक बड़ी टीम इतने, अगर कलेक्टिव अगर हम लोग एक्सपीरियंस देखें तो 100+ ईयर का एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई भी एक मिड साइज और एक बड़ी कोई भी रिसर्च टीम होती है वर्सेस एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो शायद लक फैक्टर है। आपका क्या असेसमेंट है इसके ऊपर? रिटेल इन्वेस्टर से बात करेंगे और उसे पूछेंगे कि उसने किस बेसिस पर कोई स्टॉक खरीदा है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि अगर 10 में से 9 नहीं तो 10 में से कम 7 या 8 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी के कहने पे कोई शेयर लिया है। 2 ही लोग होंगे या 2 या 3 लोग होंगे जिन्होंने कि अच्छे तरह से अध्ययन करके किसी स्टॉक का सिलेक्शन किया हो। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अच्छी तरह से ड्यू डिलीजेंस कर स्टॉक ले रहा है और 10 में से 1 स्टॉक जो है वो गलत गया, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या 9 स्टॉक सही गए। हाँ, तो वो जो एवरेज है, जो 9 स्टॉक का पॉजिटिव रिटर्न है, क्या वो 1 स्टॉक के नेगेटिव रिटर्न को मोर देन कॉम्पनसेट करता है कि आपको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मिला कि नहीं, वो एक दूसरा मापदंड होना चाहिए। क्योंकि इसी कंपैरिजन में अगर आप किसी रिटेल इन्वेस्टर से बात करेंगे तो वो अपनी विनर्स की आपको गिनती करा देगा। जी बिल्कुल, लूजर्स की गिनती वो नहीं कराएगा, शायद बताए नहीं, नंबर 1। और अगर आप उससे पूछें कि क्या उसने पोर्टफोलियो लेवल पर अच्छा रिटर्न बनाया है तो शायद उसको उसकी जानकारी भी नहीं होगी। इन द केस ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो पीएमएस हो या जो भी हो, इक्के दुक्के एक्सीडेंट तो हो सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पर मेजर एक्सीडेंट हो जाए ये तो हमारे ख्याल से किसी अच्छे मैनेजर के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही दूसरी बात। तीसरा जो आपने कहा कि क्या ये लक है जो आपके रिटर्न को दिखाता है, तो देखिए लक एक ऐसी चीज है जो भगवान ने शायद सबको दी है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी में लक ही आपका फेवर करते रहे ऐसा वरदान शायद भगवान ने नहीं दिया होगा। हाँ, कुछ समय में अगर आपका लक काम कर रहा है, कुछ समय में हो सकता है नहीं करे। इसी के लिए मैंने जब आप मुझसे सवाल किया था कि पीएमएस जब आप चुने तो क्या क्या चीज आपको देखना चाहिए, तो मैंने एक फैक्टर उसमें कहा था कंसिस्टेंसी। हाँ, आप या तो भगवान आप पर बहुत उदार हैं कि उन्होंने आपको ऐसा लकी बनाया है कि आप कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर वो भी है तो भी आपको भगवान के वरदान में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट मैं नहीं समझता कि इट इज ओनली लक। हाँ, इट इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्यू डिलिजेंस, नॉट ड्यू डिलिजेंस, क्वालिटी ऑफ ड्यू डिलिजेंस आपने किस तरह से की है। और नो डाउट between fund manager A and B there will be some difference। वो डिफरेंस उसके गट फील के कारण आ सकती है। हाँ, बट उसको लक का नाम देना मे नॉट बी द राइट थिंग। हाँ, आई थिंक गट फील ट्रेनिंग से भी आती है, तो उसको भी एक क्रेडिट देना होगा ना। अच्छा,
आगे बढ़ते हुए जैसे अभी आपने ये कहा कि एक इन्वेस्टर को ये भी देखना चाहिए कि अभी इतने सारे जो नए पीएमएस हाउसेस आए हुए हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज आई हुए हैं, तो कितने स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है वो जो कंपनीज थ्रू आप पैसा लगाओगे पीएमएस में हो गया, म्यूचुअल फंड में हो गया, तो जैसे आपने कहा कि प्रमोटर का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी होता है और एक्चुअल में। और जैसे हमने आपका कंपनी के बारे में देखा तो एम दामोदरन जो है जो सेबी के एक्स चीफ रह चुके हैं, तो उनका आपके मतलब बीइंग अ को प्रमोटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो कंप्लायंस हो गया और ये सब चीज़ें के ऊपर मतलब कैसे ये होता है, मतलब मैं समझना चाहूँगा। तो देखिए इसका बहुत बड़ा मेरे ख्याल से हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है जी। कि एक सेबी चेयरमैन मिस्टर दामोदरन हमारे को प्रमोटर हैं। क्योंकि देखिए जब वो सेबी के चेयरमैन थे तो उस वांटेज पॉइंट से तो वो सर फंड मैनेजर के बारे में उनके पास जानकारी प्राप्त थी। उन्होंने अगर अपना कॉन्फिडेंस हमारे साथ लगाया है, और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ उन्होंने अपना नाम जोड़ के नहीं लगाया है, उन्होंने अपनी सेविंग से पैसा हमारे कैपिटल में लगाया है। ओके, सो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पुटिंग योर मनी वेयर योर माउथ इज। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा गौरव का विषय है। उसके साथ हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, क्योंकि उनके नाम जुड़ने के कारण हम कोई भी कंप्लायंस की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उससे वो एम्बैरेस हो जाएंगे। दूसरी, हमारी स्टॉक सिलेक्शन पर हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारे स्टॉक सिलेक्शन पर कोई उंगली उठाए, क्योंकि उससे ना सिर्फ हमारे सिट्रस एडवाइज़र का नाम खराब होगा, उनको भी अगर हमारे कारण अगर किसी चीज़ से संकोच होगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। तो ये दो बहुत बड़ी विशेषता है। और तीसरी, अब जब हम कभी किसी फैमिली ऑफिस या किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जाते हैं और हम उनको ये बताते हैं कि हमारे को प्रमोटर एक सेबी चेयरमैन है, तो उससे हमें एक दर्जा मिलता है जिसको कि हम सरे आंखों उसका हम सम्मान करते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में संतोष जी मैं ये भी कहूँ, मैंने जो 3 आपको कही फैक्टर्स, हमने उस समय उसको एलैबोरेट नहीं किया। दूसरी जो हमने फैक्टर कही, ये तो क्रेडिबिलिटी की बात हो गई। अगर आप केबिलिटी पर देखें तो देखिए मेरी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पब्लिक डोमेन में है, इन द सेंस कि मैं जब यूटीआई में था तो मैंने यूटीआई के लिए पहली अवार्ड जीती थी। जब मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड में हेड ऑफ इक्विटी बन के आया तो मेरी टीम और मैंने 3 साल में 34 अवार्ड जीते। ओके, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो 17 साल पुरानी फंड हाउस 6,500 करोड़ की थी जब मैं हेड ऑफ इक्विटी बना। 3 साल में वो 6,500 से बढ़ के 36,000 करोड़ की हो गई। तो ये जो हमारा परफॉर्मेंस है, यूटीआई में हो या एसबीआई म्यूचुअल फंड में हो, ये सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो हमारी केबिलिटी की जो रिपोर्ट कार्ड है ना, वो पब्लिक डोमेन में है, कोई वेरीफाई भी कर सकता है। लेकिन मैं इसके साथ 2 चीज़ और भी जोड़ दूँ। मेरे साथ 2 एडवाइज़र भी हैं, एक इक्विटी के लिए और डेट के लिए। क्योंकि आज हमारे पास पीएमएस की ऑफरिंग है, कल को हम एआईएफ भी लॉन्च करना चाहेंगे और डेट की एआईएफ भी लॉन्च करना चाहेंगे। तो ये 2 एडवाइज़र जो हैं, एक इक्विटी का स्पेशलिस्ट है ऑन दी कंज्यूमर स्पेस, और जो डेट का है वो एक म्यूचुअल फंड का सीआईओ भी रह चुका है। तो ये 2 एडवाइज़र हैं और मेरे साथ 5 मेंबर की रिसर्च टीम है। अगर आप मेरे 2 एडवाइज़र और मेरे 5 एनालिस्ट की क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस को नापेंगे तो वो 100 साल से ज़्यादा की क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है जो कि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और तीसरी जो कंसिस्टेंसी की मैंने कहा बात, उसमें अगर आप देखें तो मैंने हर्षद का रैली और कोलैप्स देखा है, मैंने .com की रैली और कोलैप्स देखी है, मैंने 2008 की पहले की रैली और कोलैप्स देखी है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि इन सब को देख के मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूँ, लेकिन कम से कम हमने 3 मेजर डिबैकल जो थे मार्केट के, उनको फर्स्ट हैंड देखा है। तो मेरे पास कम से कम कुछ तो केबिलिटी आई होगी, कुछ तो एक्सपीरियंस आया होगा, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स के वेल्थ को क्रिएट करने में और प्रिजर्व करने में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जी संजय जी, एक ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे। जैसे हमने कहा कि हर्षद मेहता के ऊपर, केतन पारेख के ऊपर और ये सब लोगों के ऊपर यूट्यूब में हमने देखे कि काफ़ी सारे वीडियोस बने, और जितने बनाए हैं बेसिकली सारे इन्फ्लुएंसर लोगों ने बनाए हैं। तो एक एज अ फंड मैनेजर और एक
आप रह चुके हो एज अ फंड हाउस में, आपने वो दौर एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने देखा है मार्केट को चढ़ते हुए गिरते हुए। तो ये सब स्कैम जब डिस्क्लोज हुए, पब्लिक डोमेन में जब आए और जब मार्केट में एकदम नेगेटिविटी आई, तो वो टाइम पे मतलब आपके ऑफिस में क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी, क्या डिस्कशन होते थे वो टाइम पे, मैं समझना चाहूँगा। तो देखिए, ये जो 3 इवेंट्स थे, तीनों इवेंट अगर आप देखें ना, तो उसका मार्केट पे इम्पैक्ट ओवरनाइट नहीं हुआ था। हाँ, कुछ तो गिरावट मार्केट में पहले आ गई और घटना बाद में घटी। जैसे फॉर एग्जांपल हर्षद का अरेस्ट होना वो बहुत बाद में हुआ, मार्केट गिरना पहले से शुरू हो गया था। दूसरी बार जब .com की रैली थी, उस समय अगर आपको याद होगा तो भारतीय बाजार .com के कोलैप्स के कारण नहीं गिरे। वो अगर आपको याद होगा, तहलका का एक स्टिंग ऑपरेशन था, बाजार उससे रिएक्ट किया था। और तीसरा जब इंस्टेंस हुआ 2008 में, तो बाजार तो रिलायंस पावर की लिस्टिंग के बाद से गिरना शुरू हो गया, जो कि जनवरी में हुआ जी। लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का ट्रिगर तो था लेहमन का बैंक्रप्सी। बट लेहमन ने बैंक्रप्सी कब फाइल की? 15 सितंबर 2008। ओके। तो कहने का मतलब यह है कि गिरावट का जब दौर शुरू होता है, उस समय वो इवेंट दिखते नहीं है, इवेंट बहुत बाद में आते हैं। तो इसी के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट टीम की चर्चा पर अगर आपका रेफरेंस है, तो इन्वेस्टमेंट टीम कई बार इस बात को जरूर डिस्कस करती थी कि ऐसा क्या हो रहा है मार्केट में जो कि मार्केट पर दबाव पैदा कर रही है। बट द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि उस क्रैश को कैरेक्टराइज करता है, वो बहुत बाद में आता है। तो काफ़ी तनाव का माहौल होता रहेगा आपके मतलब जो आपकी कैबिन होती रहेगी, जब आप मार्केट बंद होने के बाद डिस्कस करते रहोगे कि ये इतना बड़ा फॉल आ रहा है इन्वेस्टर्स में, एक नेगेटिव सेंटीमेंट से। और हमेशा इन्वेस्टर जो होता है, जैसे हम लोग घर में कुछ नेगेटिव होता है, कुछ तनाव का वातावरण होता है, तो हम हमारे पिताजी को देखते हैं ना, ओके उनका ये टाइम पे क्या रवैया है या फिर वो कैसे बिहेव करते हैं। तो सिमिलरली जब इन्वेस्टमेंट ऐसे जब तनाव का माहौल होता है, तो हर कोई फंड मैनेजर्स को देखता है, उनके टीम को देखता है कि ऐसे टाइम पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो संतोष जी, मेरे ख्याल से अगर मैं रिकॉल करूं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग की इन्वेस्टमेंट टीम में या रिसर्च टीम में बहुत तनाव का माहौल था। उससे ज़्यादा आई थिंक माहौल था इन्वेस्टिगेटिव। हाँ, इन द सेंस कि प्रोएक्टिवली आप कोशिश करते थे समझने के लिए कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं जो जिस पर नज़र रखनी चाहिए या किसको फैक्टर इन करना चाहिए। बिकॉज संतोष, एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को किसी रिटेल इन्वेस्टर से डिफरेंशिएट करती है, और वो है इमोशन। हाँ, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर इमोशनली रिस्पॉन्ड करता है टू द मार्केट सिचुएशन, तो संभव है कि वो गलती कर सकता है। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर अक्सर इमोशनली रिएक्ट करता है टू मार्केट मूवमेंट ऑन बोथ साइड्स। ऊपर जाता हुआ मार्केट भी, जहां पर उसकी ग्रिड ओवर पावरिंग हो जाती है, और नीचे गिरते हुए मार्केट में जहां पर उसकी फियर ओवर पावर करती है उसको। तो इसके कंपैरिजन में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, वो सक्सेसफुल गुड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, वो अपने आप को इमोशनली डिटैच करता है फ्रॉम द मार्केट मूवमेंट। वो उसको डिस्पैशनेटली देखने के लिए अपने आप को ट्रेन करता है। संजय जी, आपको क्या लगता है कि एक इन्वेस्टर जो होता है, स्मॉल इन्वेस्टर है, मिड लेवल इन्वेस्टर है, HNI इन्वेस्टर है, एसेट एलोकेशन कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। पहले लोग इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते थे, लेकिन थैंक्स टू इन्वेस्टर एजुकेशन, शायद आप जैसे लोगों का प्रमोशन, ये लोगों के, मैं समझता हूँ कि कॉन्शियस पटल पे, हाँ, अब एसेट एलोकेशन की तरफ लोगों का ध्यान काफ़ी हद तक आकर्षित कर चुका है। और इसमें 2 सिचुएशन भी हुए, जैसे कि 2020 में कोविड की क्राइसिस हुई, और अभी हाल के दिनों में जो बाज़ार अगर आप देखें तो पिछले 18 महीने से कहीं गया नहीं है। तो इन दोनों बैक टू बैक इवेंट्स जो हुए या सिचुएशंस हुए, इसने और भी ज़्यादा लोगों के ये जागरूकता पैदा की है कि
जो अंग्रेजी में कहावत है ना, यू शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो वाली जागरूकता पहले से ज़्यादा आ गई। दूसरी कि एसेट एलोकेशन तो 3 लेवल पे होता है ना, एक तो एट दी मेजर एसेट क्लासेस विच इज डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट एंड कमोडिटी। उसके बाद सेकंड लेवल भी है ना एसेट एलोकेशन का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो एक एलोकेशन। थर्ड लेवल म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में फंड सिलेक्शन। तो लोगों का ये जागरूकता कि उनको सबसे पहले जो 4 बड़े बड़े एसेट क्लासेस हैं, डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट एंड कमोडिटी, उसमें क्या होना चाहिए एंड हाउ डज इट रिलेट विद देयर रिस्क प्रोफाइल एंड देयर ऑब्जेक्टिव। हाँ, देन सेकंड लेवल पे कि हर सब क्लास में लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, डेट में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, रियल एस्टेट में कमर्शियल, रेसिडेंशियल, कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, कितना वेटेज देना है। अच्छा, अभी हम लोग भी हमारे क्लाइंट्स का जब एसेट एलोकेशन करते हैं, लास्ट 1 साल से हमने भी ये देखा है कि हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल एसेट एलोकेशन होता था उसमें और एक चीज़ नई जुड़ी है जिसको हम कहते हैं कि जियोग्राफिकल एसेट एलोकेशन। कि जैसे भी हमने देखा है कि लास्ट 1 ईयर में निफ्टी के रिटर्न्स देख लीजिए आप, एंड यू कैन सी द वर्ल्ड वाइड रिटर्न्स, जो बाकी के जो इंडाइसिस है उनके अगर आप रिटर्न्स देखते हो, जैसे नैस्डैक हो गया, जापान मार्केट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ मार्केट हो गए, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हुए हैं। तो आपका क्या नज़रिया है इसके ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, उसको 2 फेज़ में देखना चाहिए। आज का फेज़ ऐसा है जहाँ पर हमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बहुत विश्वास है। ठीक है, ये जो पिछले 1.5 साल 2 साल में अगर हमें बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट से रिटर्न नहीं मिला है, मैं इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आज के माहौल में भी क्या हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल करना चाहिए। 10% तक आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये आज का फेज है। 5 साल के बाद ये नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से डोमेस्टिक फ्लो इंडियन मार्केट्स में आ रही हैं और जिस तरह की रैली मैं समझ रहा हूं कि इंडियन मार्केट्स में अब डेवलप करेगी, वो मेरे ख्याल से अगले 4-5 साल में एक लेवल पे पीक आउट कर जाएगी। उसके बाद द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक फ्लोज जो आएगा उसको प्रॉफिटेबली इंडियन मार्केट्स में डिप्लॉय करना संभव नहीं होगा। सो ये जो 10% का लिमिट मैंने बताया है, 5 साल के बाद ये लिमिट शायद वैलिड ना रहे, आपको ज़्यादा प्रोपोर्शनल इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट संतोष जी, ये कहना आसान है, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज देखिए, इंडियन मार्केट्स में आपको नज़र तो 2-3 चीज़ों पर रखनी है ना। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, आपकी इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर और इन्फ्लेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, सेक्टोरली वो किस तरह से आप एलोकेट करेंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में ये सब फैक्टर्स तो हैं ही, इसके साथ आपको उन कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखनी है, उनका पॉलिटिकल क्लाइमेट देखना है, आपकी और उनकी एक्सचेंज रेट पर नज़र रखनी है, और रिलेटिव एलोकेशन वर्ल्ड के किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा करना है, किस में कम करना है। सो देयरफॉर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करने को जाएंगे। मेरा अपना ये है कि ये रियलाइजेशन सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे ख्याल से फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बाय एंड लार्ज बाकी लोगों की होगी। और ये कैपेबिलिटी जो इन सब चीज़ों को फैक्टर कर सके, ये ओवरनाइट तो बन नहीं सकती। अगर हम आज ये कैपेबिलिटी बनाना शुरू करेंगे तो शायद 2-3 साल में हमारी ये कैपेबिलिटी आज के बदौलत और भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आज तो लोग सिर्फ नैस्डैक का रिटर्न और एनवीडिया का रिटर्न और एप्पल का रिटर्न देख रहे हैं। हमारे ख्याल से वर्ल्ड इतनी छोटी नहीं है कि कुछ एक मार्केट और कुछ कंपनीज में सीमित हो जाए। वर्ल्ड तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्रस्तुत करेगी। और जैसे हम लोग जियोपॉलिटिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी जैसे रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि ईरान और यूएसए का जो वॉर हो रहा है, और हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी चोकिंग हो रही है। बेसिकली कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई कमोडिटीज़ कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई रेयर अर्थ जो है वो कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई देश ये है कि वो टेक्नोलॉजी कंट्रोल करनी चाह रही है, राइट।
तो इसमें हम मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि हर एक जो देश जो है आज की तारीख में आत्मनिर्भरता की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि डिफेंस हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एनर्जी हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कल अगर कोई अगर बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू हो जाता है, सिचुएशन हो जाता है, तो हमने ये देखा है कि कल कोई एनर्जी अगर आपकी ब्लॉक कर देता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपको कंपोनेंट्स आने अगर कोई वो ब्लॉक कर दे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेम विथ योर डिफेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर देश जो है आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है, तो वो सब ये जो जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस है, सिचुएशन है, एज अ फंड मैनेजर आप कैसे देखते हैं उसको? मैं उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए ये जो सिचुएशन डेवलप की, इसके पीछे वर्ल्ड में एक आई विल से कि एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो गया। पहले वर्ल्ड इस बात पर चल रहा था कि देयर हैज़ टू बी ग्लोबल कोऑपरेशन। नाउ everybody is looking at an independent existence in a globalized world। देखिए रियलिटी जो है वो इन दोनों एक्सट्रीम के बीच वाली होगी, लेकिन कुछ कुछ एसेंशियल सेक्टर्स हैं जहां पर आपको आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल सही सेक्टर आइडेंटिफाई किया। एनर्जी एक ऐसा है सेक्टर है जो कि आपके पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, तो आपको इसमें जहां तक हो सके आत्मनिर्भर होना है। इंडस्ट्री में अगर आज हमारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज किसी ऐसे कंपोनेंट या किसी ऐसे रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट हैं जहां पर हो सकता है कि कोई देश बंदिश लगा दे, तो फिर आपकी वो इंडस्ट्री और उससे कनेक्टेड जितने बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज होंगे सब अफेक्टेड होंगे। तो वो क्रिटिकल एरिया जो है वहाँ पर आपको अपनी सेल्फ सफिशिएंसी बनानी पड़ेगी। डिफेंस भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि आपको सेल्फ सफिशिएंसी बनाने की ज़रूरत है। लेकिन संतोष जी, एक चीज़ हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कि आप अपने नेशनल बाउंड्रीज के अंदर सब कुछ इंडिपेंडेंटली बनाना चाहते हैं, तो फिर ये तो बहुत ही उटोपियन समाज हो जाएगा और वो बिल्कुल वर्ल्ड से कट जाएगा। आज अगर आप भारत की तरह देखें तो भारत में मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि हम रिन्यूएबल क्षेत्र की तरफ जो बढ़ रहे हैं तो हम अपने एनर्जी को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो अपनी कैपेबिलिटी हम बना रहे हैं उसमें हम दो चीज़ प्राप्त कर रहे हैं। एक, हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट तो बना ही रहे हैं ताकि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अफेक्टेड ना हो, बट चूंकि हम इन द प्रोसेस अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को इतना इम्प्रूव कर रहे हैं तो हम एज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री के रूप में भी कल उभर कर आ सकते हैं। तो अगर आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जाए ना, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? C + I + G + X - M। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। C इज प्राइवेट कंजम्पशन, G इज गवर्नमेंट कंजम्पशन, I इज इन्वेस्टमेंट, X इज एक्सपोर्ट एंड M इज इम्पोर्ट। यानी कि अगर प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा, गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो जो लास्ट फैक्टर है X - M, अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी और इंपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा तो वो भी एक आपके लिए जीडीपी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो मेरे ख्याल से ये जो ग्लोबल सिचुएशन पैदा हुई है वो तो भारत के लिए एकदम स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है। अपना है ना, हमको 2047 तक हाँ एज अ सुपर पावर इकोनॉमी बनना है। एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगला सवाल मेरा संजय जी आपसे ये है कि कोई नॉर्मल इन्वेस्टर है जो एक टायर 2 सिटी में रहता है और जब वो सिट्रस एडवाइज़र का ये पॉडकास्ट जो देख रहा है हमारे साथ, तो और ये कहता है कि मुझे बार बार ये चर्निंग वगैरह कुछ समझ में आता है नहीं, एक बार मैंने किसी को पैसे दे दिए तो दे दिए, राइट? तो और ये 40 साल का कोई इंसान है और आने वाले 20 साल के लिए आपके कोई कंपनी में पैसे लगाना चाहता है, कोई फंड में पैसे लगाना चाहता है, जैसे LIC में लोग कोई एक पॉलिसी ले ली, 20 साल पैसे रखे, 20 साल में एक मैच्योरिटी ले ली और अपना जो भी फिनेंशियल गोल है उसमें उन्होंने वो पैसा यूज़ कर लिया। अभी जैसे ये है कि लोगों का नज़रिया म्यूचुअल फंड इक्विटी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है, तो एज अ हाउस कोई अगर आपको पैसा देता है, बोलता है कि मैं 15 साल निकालूंगा नहीं, ये पैसा आप ही के पास रहेगा, जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊँगा, मेरे 2 फिनेंशियल गोल है, एक मेरे बेटी की एजुकेशन के लिए और मेरा एक खुद का रिटायरमेंट है, तो वो इन्वेस्टर को आप एक क्या आश्वस्त करना चाहोगे? देखिए संतोष जी, उसमें सिट्रस एडवाइज़र के पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसका जवाब दूं तो देखिए मैं उसको इक्विटी का सोल्यूशन दे सकता हूं, लेकिन उसको एक एडवाइज़र की ज़रूरत भी पड़ेगी
जो कि उसको एसेट एलोकेशन में भी हैंड होल्ड कर सके। तो मैं उसको 360 डिग्री सॉल्यूशन आज के दिन पे शायद ना दे पाऊँ, लेकिन इक्विटी का जो एलोकेशन है उसको मैं 100% सॉल्यूशन दे सकता हूँ, वो मेरी क्षमता है। जैसा कि मैंने आपको जो आप मुझसे मेरी प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बता रहे थे, तो ये जो 3 स्ट्रैटेजीज है हमारी, सिट्रस सेक्टर लीडर, सिट्रस मिड कैप मार्वेल एंड वेल्थ फ्यूजन, इन तीनों के द्वारा मैं उनको इक्विटी की ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। जैसे आज अगर कोई मान लीजिए 25 से 35 के उम्र के बीच का अगर कोई इन्वेस्टर आता है, तो मैं उसको कहूँगा कि वो 100 रुपये में से 40 रुपये वेल्थ फ्यूजन में लगाए, जो कि उसको म्यूचुअल फंड और इक्विटी दोनों का एक्सपोजर दे, 20 रुपये मिड कैप मार्वेल में लगाए और 40 रुपये सेक्टर लीडर में लगाए। तो ये उसकी एलोकेशन आज बिल्कुल पूरी हो गई इक्विटी की। जब आप 35 से 45 वाले अगर ब्रैकेट को देखें, तो उनमें मैं कहूँगा कि शायद वो मिड कैप का प्रोपोर्शन बढ़ा दे। हाँ, इन द सेंस कि वो 20% 20 रुपया वेल्थ फ्यूजन में लगाए और 40-40 सेक्टर लीडर और मिड कैप मार्वेल में लगाए। अगर वही आदमी 45 से 55 की उम्र के बीच का हो या 45 से 60 के बीच का हो, तो उसके केस में वेल्थ फ्यूजन शायद 60% होना चाहिए और 20% जो है वो सेक्टर लीडर और मिड कैप मार्वेल में होना चाहिए। संजय जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? मतलब अगर आप बता पाओगे परसेंटेज में, मतलब इतना परसेंटेज इक्विटी में, डेट में। तो उसमें ऐसा है संतोष जी कि देखिए, मेरे ऊपर भी कंप्लायंस के रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी के लिए सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टमेंट एज अ फंड मैनेजर के लिए भी म्यूचुअल फंड ही हो सकता है, क्योंकि इक्विटी में अगर मैं डायरेक्ट निवेश करूंगा तो कई जगह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं माइक्रो कैप में अपने स्ट्रैटेजीज के अंदर निवेश नहीं करता, तो मेरी पर्सनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर माइक्रो कैप में होगी, जहाँ पर कि कोई कॉन्फ्लिक्ट की संभावना नहीं है। उसके अलावा जो हमारी एलोकेशन है वो अधिकतर म्यूचुअल फंड इक्विटी में है। म्यूचुअल फंड इक्विटी के अलावा थोड़ा सा पोर्शन हमारा डेट में भी है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको इमीडिएट अर्जेंट लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि मुझे भी पड़ी है। हाँ, तो उस केस में अगर मार्केट कंडीशंस आपको फेवर नहीं करते हैं, तो फिर आप डेट में से पैसा निकालकर उस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तो मेरे हिसाब से इक्विटी में ही होता है, जो कि मेरा माइक्रो कैप इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड के द्वारा पूरा होता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका एसएन वेल्थ डीप डाइव सीरीज़ में जुड़ने के लिए। और हम लोग ये हमेशा बरकरार रखेंगे, इंडिया के जो बेहतरीन फंड मैनेजर है उनको ये पॉडकास्ट सीरीज़ में इनवाइट करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कैसे जब निगेटिव दौर था उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को कंटिन्यू रखा, उसके बाद में जब पॉजिटिव दौर था मार्केट में तब उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसे था। ये सारी चीज़ें हम लोग ये डीप डाइव सीरीज़ में समझेंगे। थैंक यू।